क्वेश्चन में जो केस स्टडी है इसकी हेडिंग दे रखी है मैक्सिमम प्रॉफिट. An automobile manufacturer can produce up to 300 cars per day. The profit made from the sale of these vehicles can be modeled by the function Px is equal to minus x square plus 350x minus 6600, where Px is the profit in 1000 rupees and x is the number of automobiles made and sold. Answer the following questions based on this model. तो यहाँ पर फंक्शन हमको दे रखा है Px, यहाँ पर फंक्शन हमको दिया है Px इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 350x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 350x माइनस 6600. गुड आफ्टरनून. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कर दोगे, बंद कर दोगे, थोड़ी हवा आती है उस टाइम. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 350x माइनस 6600, where Px is the profit in 1000 rupees and x is the number of automobiles made and sold. Answer the following questions based on this model. First, when no cars are produced, what is a profit or loss? When no cars are produced, तो इन्होंने बोला Px यहाँ पर क्या है? Px है प्रॉफिट. Px है प्रॉफिट. अच्छा, ये जो है ना ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, P is for profit, ब्रैकेट में x लिखा हुआ है. x का मतलब क्या है कि प्रॉफिट डिपेंड करता है कि कितनी कार मैन्युफैक्चर हो रही है. ठीक है ना. ज़्यादा मैन्युफैक्चर होंगी तो शायद ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या पता नहीं, अभी पता नहीं, सॉल्व करके देखेंगे. ठीक. तो बस इन्होंने इतना बता दिया कि प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है एक्स पर, नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड पर प्रॉफिट डिपेंड करता है. उसके बाद ये है एंड एक्स इज द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स मेड एंड सोल्ड. ठीक. एक्स क्या है? नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स मेड एंड सोल्ड. नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स मेड एंड सोल्ड. उसके बाद है वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस मॉडल. फर्स्ट में व्हेन नो कार्स आर प्रोड्यूस्ड व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस? व्हेन नो कार्स आर प्रोड्यूस्ड, तो कार्स क्या है? नंबर ऑफ कार्स क्या है? x. व्हेन नो कार्स आर प्रोड्यूस्ड, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0. दैट इज x is equal to 0. So P0 by profit function P0, x की जगह 0 डाल दीजिए, तो माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 350 इंटू 0 और माइनस 6600. तो ये भी 0, ये भी 0, 350 ब्रैकेट में 0 लिखा है, मतलब 350 इंटू 0, तो ये हो गया माइनस का 6600. ठीक है. तो हम लिखेंगे देयर विल बी अ लॉस. अगर कभी भी प्रॉफिट फंक्शन नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब लॉस हो रहा है. तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ रुपीज 6600. देयर विल बी अ लॉस ऑफ रुपीज 6600. तो 6600 मतलब 6600 रुपीज का लॉस हो जाएगा. उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा. सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि जब आपको ना तो कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो. तो अगर प्रॉफिट हमारा ज़ीरो है, तो इसका मतलब लॉस भी नहीं है. ठीक है. हम ये कहेंगे कि अगर लॉस ज़ीरो है, कि लॉस हमको नहीं हो रहा है, तो हम ये कहेंगे लॉस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा हो. लेकिन हम ये कहें कि अगर प्रॉफिट ज़ीरो है, कि प्रॉफिट हमें नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमें लॉस भी नहीं हो रहा है. उस चीज़ को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है. तो इन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया. अगर ऐसा क्वेश्चन, एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन ना सैम्पल पेपर में भी दे रखा है, तो आप ये समझिए कि यहाँ इन्होंने समझा दिया कि जीरो प्रॉफिट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक. तो आप ये करेंगे, याद रखना ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है जब आपका प्रॉफिट जीरो हो जाए. तो प्रॉफिट जब जीरो हो जाए तो ब्रेक इवन मीन्स प्रॉफिट इज जीरो. तो प्रॉफिट जीरो का मतलब Px इज इक्वल टू 0. अब Px कितना है? माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 350x माइनस 6600 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आप क्या करें, यहाँ से -1 ले लें कॉमन, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 350x प्लस 6600 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, अब -1 तो इधर 0 अपॉन -1 होकर वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 6600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ताकि कुछ ऐसा मेरे को दो टर्म्स मिल जाए जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -350 के बराबर हो और मल्टीप्लिकेशन 6600 के बराबर हो। तो 6600 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। ये नहीं कि नहीं मुझे तो 6 से होता हुआ दिखाई दे रहा है 6 से करूँगा, नहीं, तो प्राइम से ही करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से करेंगे। जब 2 से ना हो तब 3 पर आपको पहुंचना है, जब 3 से ना हो फिर 5 पर पहुंचना है, फिर 7 पर, फिर 11 पर। प्राइम नंबर से ही करना है डिवाइड। तो 2 3 0 0, फिर 2 से होगा तो 2 16 32, 33 माइनस 32 इज 1 1 0 10, तो 2 5 10 और फिर 0, और फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 8 हाँ क्या बोल रहे हो सर -20 माइनस 3 0 होगा सर। अच्छा अभी देखता हूँ, तो ये हो गया कितना 825। अब ये जो 825 आया है ना, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाला, तो इसको 3 से देखेंगे। 8 + 2 10, 10 + 5 15, तो टोटल तीनों डिजिट्स का सम 15 आ गया, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 6, 8 - 6 is 2, 8 - 6 is 2, 2 2 22, 3 7 21, 22 - 21 is 1, 1 5 15, 3 5 15। अब ये 275 आ गया, 2 + 7 9, 9 + 5 14। अब ये 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, 2 से तो होगा ही नहीं, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से देखेंगे। 5 5 25, 27 - 25 is 2, 2 5 25, 5 5 25, फिर 5 से होगा तो 5 11 55। अब ये 11 से ही होगा, 11 हो जाएगा क्योंकि एक प्राइम नंबर आ गया। तो अब मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने हैं कि कैसे भी करके 350 आ जाए और उसका इन सम डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन तो 6600 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो आप करके देख लो कि जैसे टू 2 * 4 2 * 8, 2 2 * 4 2 * 8 है। अब उसको 11 5 * 55 5 बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, मुझे तो 350 के आसपास जाना है। ठीक है, तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन बना कर हम ये देखेंगे कि ये अलग रखा, 2 3 * 6, 6 5 * 30, 30 × 11 कितना हो गया 330, 30 × 11 330। ठीक, तो क्या क्या लिया 2 3 5 और 11 ये ले लिया, बचा क्या 2 2 * 4 और 5 20, 330 और 20 अगर ले लेंगे तो -330 -20 -350 बन जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6600 बन जाएगा। ठीक है, तो ये करके देखना होगा। अगर लगे इतना करने के बाद भी अगर दिमाग पर प्रेशर आ जाए कि नहीं भाई नहीं हो रहा मेरा, तो 5-10 मिनट खराब हो गए, तो भाई फिर ज़्यादा मत सोचना, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना। कई बार ऐसा होता है कि दिमाग पर प्रेशर आ जाता है, हमने 2-4 ट्राई करे और वो बन नहीं पा रहे हैं, अब घबराना शुरू वहाँ पर, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेना, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, ये बन गया हमारे पास x² - 330x - 20x + 6600 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आएगा x - 330, और इन दोनों में से क्या कॉमन लें कि पहला टर्म x आ जाए, बाकी तो अपने आप सही हो जाएगा। तो -20 कॉमन ले लो ताकि पहला टर्म x आ जाए, x आ गया, अगला टर्म अपने आप ही -330 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x - 330 × x - 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल टू 330 और x इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब जरा देखिएगा
इसमें क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दे रखा है एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस अप टू 300 कार्स पर डे। तो वो 300 कार्स ही बना सकता है एक दिन में, तो वही 330 वाला तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो बना ही 300 कार्स है, वो 300 कार्स ही बना रहा है सिर्फ। तो 330 कार्स तो हम नहीं लेंगे, इसको तो छोड़ दो, फिर ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 20 कार्स बनाने पर उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। तो हम ये कहेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट इज, ब्रेक इवन पॉइंट इज 20 कार्स। बोलिए ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? आरव, अनुष्का, आर्या, आयुष्मान, सोमेन, यस सर। वंश, विनायक, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इफ 175 कार्स आर प्रोड्यूस्ड। तो प्रॉफिट या लॉस बताना है। अगर 170 कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं, 175 सॉरी 175 कार्स आर प्रोड्यूस्ड, तो थर्ड पार्ट बिल्कुल सिंपल है कि प्रॉफिट बताना है जब 175 कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो x की जगह 175 डाल दो, ठीक है। इसमें वैल्यू डालिए, माइनस 175 का स्क्वायर प्लस 350 इंटू 175 और माइनस का 6600, समझ रहे हैं? तो देखिएगा यहाँ पर माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं दे रखा है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा है। माइनस बाहर है और एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। नहीं तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा होगा, फंक्शन में माइनस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा होगा। तो 175 का स्क्वायर क्या होगा? 175 into 175, 5 5 are 25, 2 carry 5 7 are 35 or 2 37, 3 carry 5 are 5 or 3 8, 7 5 are 35, 3 carry 7 7 are 49 or 3 52, 5 carry 7 1 are 7 or 5 12, double cross 5 7 1 5 7 plus 5 12, 1 carry 1 plus 8 9 plus 2 11, 11 plus 5 16, 1 कैरी आ गया, 1 plus 2 3 plus 7 10, 1 कैरी आ गया 30625, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 30625 350 इंटू 175, तो 350 इंटू 175, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 5s are 25, 2 carry 5 3s are 15 or 2 17, 1750 cross 7 zeros are 0, 7 5s are 35, 3 carry 7 3s are 21 or 3 24, double cross 0 5 3, फिर 0 आ गया, 5 आ गया, 7 plus 5 12, 1 carry 1 plus 1 2 plus 4 6 plus 5 11, 1 कैरी आ गया, 1 plus 2 3 plus 3 6 6 1 2 5 0, तो ये हो गया 6 1 2 5 0 माइनस 6600, ठीक है। हम नेगेटिव वालों को ऐड कर लीजिए, तो 5 plus 0 ये 6 1 2 5 0 को पहले लिख लो, पॉजिटिव है, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है ना 30,000 कुछ है नेगेटिव में और 6,000 कुछ है, तो टोटल भी अगर कर लें दोनों नेगेटिव वालों का तो भी 61,000 से बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 5 plus 0 5, 2 plus 0 2, 6 plus 6 12, 1 carry 1 plus 0 1 और 6 7 और फिर लास्ट में 3, तो माइनस का 37,225, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 minus 5 is 5 और इधर 4 बचा, 4 minus 2 is 2 और इधर 2 minus 2 is 0, इधर 11 minus 7 is 4 और इधर 5 minus 3 is 2, तो ₹24,025 कितने रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। बताइए बेटा, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी अगले देखते हैं क्वेश्चंस।
चलिए जी, देखिए मैंने ग्रुप पर ना दो फोटोज़ डाली हैं। तो पहली जो फ़ोटो है उसमें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है और दूसरी फ़ोटो में डायग्राम बना हुआ है। उस क्वेश्चन में एक फिगर दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, ये जो लिखा है, द डायग्राम शोज अ राउंड अबाउट एट द जंक्शन ऑफ 4 रोड्स। राउंड अबाउट समझते हैं ना, गोल चक्कर। गोल चक्कर सड़क पर अगर जाते हैं तो वो गोल चक्कर जो आता है उसको राउंड अबाउट बोलते हैं। एट द जंक्शन ऑफ 4 रोड्स ऑफ इक्वल विड्थ, तो जो 4 रोड्स हैं उनकी सबकी रोड्स की चौड़ाई बराबर है, इक्वल विड्थ है उनकी। अच्छा, द सेंट्रल पार्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 14 मीटर। द कर्व्स BC, DE, FG and HA are in the form of arcs that lie on a circle with center O and radius 21 meter. अच्छा, the angles subtended by these curves at O are 60 degree, 45 degree, 45 degree, 90 degree. BC, सर आंसर आ गया सर। अच्छा, गिवन लिख के आ जाओ। find the total length of the curves. Find the area of the circular road surrounded the central park. Surrounded नहीं होगा, surrounding the central park होगा। तो ठीक है, डायग्राम बना लूँ मैं इसका। सर एक बोर्ड बना सकता है। पता नहीं, अरे कौन सी बुक का क्वेश्चन है? सर 3 मार्क का है। कौन सी बुक का क्वेश्चन है? ये सैंपल पेपर क्वेश्चन। नहीं, सैम्पल पेपर कौन सा? अरे एजू पार्ट का सर। एजू कार्ड का है ये? यस सर, मैंने कर रखा है इसलिए आंसर हाँ सर, एडू कार्ड का है। अच्छा अच्छा, चलिए कर लेते हैं। देखने में लग रहा है मुश्किल, वैसे ज़्यादा है नहीं मुश्किल, ऐसे कुछ समझिए। नहीं आ सकता। क्या आएंगे सर। तभी तो करो पढ़ ना रहे हैं। फिर। आप पढ़ रहे हैं। पढ़ना अच्छे बहुत है भाई, मजाक नहीं है। सही बोल रहा है। देखिए, बीच में तो एक सर्कुलर पार्ट दे रखा है। बीच में एक सर्कुलर पार्ट दे रखा है। अब ये सर्कुलर पार्क का सेंटर है। आगे वाले का नाइन छोड़ रहा है। 60 डिग्री है। हाँ, किसी भी दोस्त फिर ये 45 डिग्री है। सारे कुछ इसको भेज रहा हूँ। ये 45 डिग्री है। अरे चुप हो जाओगे कि नहीं? ये 90 डिग्री है। उसके बाद जो जो बीच का गैप बचा हुआ है, जैसे 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो गैप है, ये रोड तक जा रहा है। ऐसे ही 60 और 45 डिग्री का जो गैप है, ये भी ऐसे एक्सटेंड होकर रोड तक जा रहा है। ऐसे इस 45 और इस 45 के बीच का जो गैप है, ये भी रोड तक जा रहा है। ऐसे ही 45 और 90 के बीच का जो गैप है, ये भी रोड तक जा रहा है। अब
ठीक है, तो ये 4 रोड्स हैं। एक है रोड 1, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, रोड 1। ऐसे ही इधर है रोड 2, रोड 2, ये वाला पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट है डी। ठीक है, फिर इधर है ई और इधर है एफ, ये है रोड 3। हाँ जी, अब ये बोल रहे हैं, अब दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए। ये पूरा हमको डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन में है द डायग्राम शोज अ राउंड अबाउट एट द जंक्शन ऑफ 4 रोड्स। एट द जंक्शन ऑफ 4 रोड्स, एक रोड इधर आई, ये मिल गई, दूसरी रोड इधर, तीसरी रोड इधर से आई और चौथी रोड इधर से आई। अच्छा, ये जो बीच में सर्कल दे रखा है, ये बीच में सर्कुलर पार्क दे रखा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, द सेंट्रल पार्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 14 मीटर। ये जो सेंट्रल पार्क है ना, ये वाला बीच का पॉइंट इन्होंने दिया है ओ, और जो इसका रेडियस है ना वो 14 मीटर है, 14 मीटर। उसके बाद ये बोल रहा था कर्व्स बी सी डी ई एफ जी एच ए। तो बी सी वाला जो कर्व है ये इतना यहाँ से यहाँ तक, डी ई एफ जी एंड एच ए आर इन द फॉर्म ऑफ आर्क्स दैट लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 21 मीटर। सेंटर ओ एंड रेडियस 21 मीटर का मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला लेंथ जो है ये 21 है, 21 मीटर, 21 मीटर। तो आप समझ गए होंगे कि रोड की चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर। भाई यहाँ से यहाँ तक तो ये अंदर सर्कुलर पार्क वाला ही रेडियस है, तो वो तो 14 मीटर है ही। और यहाँ से यहाँ BC जो कर्व बन रहा है, जो आर्क बन रहा है, वहाँ तक का जो रेडियस उन्होंने बोला उसको वो 21 मीटर बोल रहा है। बताइए, समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि वैसे आया नहीं होगा क्योंकि लगातार बोल रहे हो आज, है ना? सॉरी का क्या है, अपना नुकसान करते हैं। अब इसमें देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय दीज कर्व्स एट O आर 60 डिग्री। तो ये जैसे BC कर्व है पहला, तो ये सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ऐसे ही DE 45 एंड फाइनली 90, 60, 45, 45, 90 ये दिया है। फर्स्ट देखिए, फाइंड द टोटल लेंथ्स ऑफ द कर्व्स। ठीक है, तो वो कर्व्स की टोटल लेंथ, अब ये जो कर्व है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक BC, DE, FG और HA, इसकी लेंथ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये लेंथ किस चीज़ की हो गई, ये तो आर्क ही है ना एक तरह से। तो हम ये कहेंगे फर्स्ट पार्ट में है टोटल लेंथ ऑफ कर्व्स। टोटल लेंथ ऑफ कर्व्स इज इक्वल टू, तो ये आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई? आर्क की लेंथ का फॉर्मूला इंटू 2 पाई आर। तो थीटा कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री। तो इसको मैं ऐसे बोलूँगा, पहले लिखूँगा BC आर्क, BC वाला आर्क, फिर DE वाला आर्क, ठीक है, फिर उसके बाद FG वाला आर्क, फिर उसके बाद HA वाला आर्क। ठीक, अब BC वाला जो आर्क है इसमें आपका एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो 60/360 इंटू 2 पाई आर कितना है, 21। इसी तरह से DE आर्क, तो 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई इंटू 21, प्लस ऐसे ही FG का भी एंगल 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई इंटू 21, प्लस HA वाला, तो HA वाले में कितना 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई 21, इतना हो गया। अब क्या करिए, अब इसमें जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, जैसे 2 पाई 21 कॉमन आ रहा है और अपॉन में 360 डिग्री कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई इंटू 21 अपॉन 360 डिग्री, इसको तो कॉमन निकाल लो। पाई इंटू 21 अपॉन 360 डिग्री, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस
45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो 2/360 डिग्री। अब पाई की वैल्यू डालो, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इंटू 21 इंटू 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 इज 180, 180 प्लस 60 इज 240। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया 2 इंटू 22, 2 ज़ा 4, 4 इंटू 22 इज 88 मीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ द कर्व इज 88 मीटर। यहाँ तक क्लियर है, समझ गए? उसके बाद देखिएगा बी है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर रोड सराउंडिंग द सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क को सराउंड करने वाली जो सर्कुलर रोड है उसका टोटल एरिया मेरे को बताना है। ठीक है, तो टोटल एरिया कैसे बताएंगे? टोटल एरिया यानी कि जो इसके चारों तरफ जो रोड है, ठीक है, तो इसमें ना ये गलती मत करना कि सिर्फ ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया, क्योंकि ये भी रोड है, ये भी रोड है, तो ये ठीक है। तो हमको ये एरिया निकालना है सराउंडिंग द सेंट्रल पार्क। तो कैसे निकालेंगे? ये तो एरिया ऑफ रिंग हो गया ना, एक तरह से एरिया ऑफ रिंग हो गया। अंदर वाला जो पार्क है, पार्क का रेडियस कितना 14 मीटर और बाहर तक का रेडियस 21 मीटर है। तो हम ये कहेंगे एरिया ऑफ द रोड सराउंडिंग the central park is equal to pi capital R square minus pi small r square। तो पाई हो गया 22/7 और ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो 22/7 इंटू कैपिटल R कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला लगा देंगे, एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप एक काम करिए कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। तो 22/7 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 22/7, अब इसमें क्या है 21 प्लस 14, 21 प्लस 14 कितना हो जाएगा 35 और 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 22 इंटू 35 हमको करना है, कितना हो जाएगा 22 5 जा होता है 110, 11 कैरी आ गया, 22 3 जा 66, 66 और 11 77, तो 770 मीटर स्क्वायर। ये रोड का एरिया, ये वाला। उन्होंने बोला एरिया ऑफ द रोड सराउंडिंग द सेंट्रल पार्क। तो सेंट्रल पार्क ये है जो पूरा का पूरा सर्कुलर पार्क है ना, ये सेंट्रल पार्क है। हम तो बोल रहे हैं कि इसको सराउंड करने वाली जो ये पूरी की पूरी रोड है, इसका एरिया बताओ। तो हम ये कहेंगे कि ये बाहर तक का जो रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये तो 21 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ पार्क का रेडियस कितना है 14 मीटर। तो पार्क का एरिया निकाला कैसे, पाई स्मॉल r स्क्वायर करके, स्मॉल r 14 हो गया, और जो पूरा बाहर तक का 21 मीटर तक का, इसको सर्कल मानते हुए इसका एरिया निकाल लिया। तो पूरे बड़े सर्कल में से अंदर वाला सर्कल सब्ट्रैक्ट करा तो सिर्फ रोड का एरिया आ गया। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द रिंग का फॉर्मूला होता है। पाई कॉमन ले लिया, पाई मतलब 22/7, अंदर क्या बचा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। 22/7 कैपिटल R है 21 और स्मॉल r है 14, तो 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 21 प्लस 14 हो गया 35, 21 माइनस 14 हो गया 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 इंटू 5 हो गया 770। बस ये है।
ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बताएं यहाँ तक क्लियर? ठीक है Yes, अच्छा sir. ठीक है, 1 मिनट रुकिए बस, अभी आ रहा हूँ। आगे देख भी थे 3-4 अच्छी वाली मुझे ये रहे किधर है भाई, तेरा दर्द है इसको हाँ मिल गया इसको स्टोरी पे कहाँ से डाल दिया है, वापस करना पड़ेगा। कौन ही डालना है वो shit। जी हटा दिया बजा साइलेंट पे मार क्या मिल रहा है ना देख किसका सीबीएसई का तो नहीं सीबीएसई का सीबीएसई का सीबीएसई का नहीं सीबीएसई का नहीं हाँ जी, एक क्वेश्चन और ग्रुप पर फॉरवर्ड कर रहा हूँ।
देखिएगा क्वेश्चन है अ वर्टिकल टॉवर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। अ वर्टिकल टॉवर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक वर्टिकल टॉवर है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लीजिए जैसे कि ग्राउंड है, तो ग्राउंड पर ग्राउंड पर सीधा है, खड़ा हुआ है। हमने माना कि ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक वर्टिकल टॉवर है। ए बी, जिसको ए बी बोल दिया हमने। फिर वो कह रहे हैं कि वर्टिकल टॉवर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग, एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग। तो थोड़ा ऊपर ना, थोड़ा इसके ऊपर फ्लैग भी है। तो ये टॉवर के ऊपर एक फ्लैग है, तो हमने इसको मान लिया सी, ए सी, ये फ्लैग हो गया। अच्छा, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो फ्लैग स्टाफ है यहाँ पर जिस पर फ्लैग लगाया जाता है, तो फ्लैग स्टाफ है। तो एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पर से, प्लेन पर कोई एक पॉइंट है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट डी ले लिया, तो यहाँ से इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन भी इधर से निकाला जाएगा और इसी पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे। At a point on the plane, the angles of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are alpha and beta respectively. तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन तो अल्फा हो गया और इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया बीटा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब इन्होंने बोला है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉवर इज h tan alpha upon tan beta minus tan alpha। टू प्रूव टॉवर की, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉवर। तो ये तो फ्लैग स्टाफ है ना, हाइट ऑफ द टॉवर ये हो गई ए बी, ए बी मतलब एच, ये एच हो गया। और ये जो ऊपर वाला है ए सी, इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो आप। टू प्रूव, अच्छा एक मिनट, वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, एक मिनट, ये जो फ्लैग स्टाफ है ना, इसकी हाइट तो h दे रखी है, तो इसको x मान लीजिए। वो तो h दे रखा है, इसको x मान लीजिए। तो टू प्रूव x इज इक्वल टू, यानी कि हाइट ऑफ द टॉवर x इज इक्वल टू h tan alpha upon tan beta minus tan alpha। h tan alpha upon tan beta minus tan alpha, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, ये वाला जो है इसका दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो हम लेंगे इन ट्रायंगल सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी। अब इसके भी दो तरीके हैं करने के। एक बेहद आसान तरीका ये है कि tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, वो अपने आप ही x के बराबर आ जाएगी, तो प्रूव हो जाएगा x के बराबर आ जाएगा। तो जब मैं अल्फा की बात करूँगा तो अल्फा के लिए मुझे छोटा ट्रायंगल चाहिए ए बी डी, और जब बीटा की बात कर रहे हैं तो बीटा के लिए मेरे को बड़ा ट्रायंगल चाहिए सी बी डी। तो इन ट्रायंगल सी बी डी tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी बी अपॉन बी डी। tan beta is equal to CB upon BD। और tan beta की वैल्यू कितनी आ गई, tan beta is equal to CB। CB कितना है, h plus x अपॉन BD। BD हमें पता नहीं, तो BD की जरूरत भी नहीं है निकालने की, BD को BD ही रहने दो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD tan अल्फा
tan alpha is equal to AB upon BD. AB upon BD. तो tan अल्फा इज इक्वल टू, अब ए बी कितना है यहाँ पर x अपॉन बी डी, ठीक है। अब जो चीज प्रूव करनी है इसका आप राइट हैंड साइड ले लीजिए, देयरफॉर h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू, तो h इंटू tan अल्फा कितना है x अपॉन बी डी, है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया हमने। तो tan अल्फा की वैल्यू हो गई x अपॉन बी डी, और tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो tan बीटा कितना है h प्लस एक्स अपॉन बी डी माइनस tan अल्फा कितना है x अपॉन बी डी। तो ये आ गया एच एक्स अपॉन बी डी। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में बी डी ही है, तो यहाँ पर आ गया बी डी, तो ये हो गया एच प्लस एक्स माइनस एक्स, एच प्लस एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी बी डी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी बी डी, बी डी से बी डी कैंसिल आउट हो गया, एच एक्स अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू एक्स। हमें यही प्रूव करना था, बताइए जी, क्लियर, ठीक है ना। ये हाइट ऑफ द टावर के बराबर आ गया। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई जैसे x इज इक्वल टू एच टेन अल्फा, मतलब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें, x की वैल्यू कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे कैलकुलेट, कि हमने एक तरफ तो निकाल लिया CB, तो CB क्या हो जाएगा h प्लस एक्स, और एक तरफ हम निकाल लेंगे AB यानी कि x, मतलब वो tan अल्फा और tan बीटा की टर्म्स में आएगा, और फिर क्या करेंगे CB में से हमें AC ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये x वैल्यू आ जाएगी, तो ये x जो है फिर इसी के इक्वल आएगा, ठीक है। लेकिन वो मुश्किल मेथड है, ज़्यादा आसान ये है जब इस तरीके का है ना tan अल्फा tan बीटा वाला क्वेश्चन आ जाए, tan अल्फा निकालो tan बीटा निकालो, वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये ज़्यादा आसान है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी आपका बच रहा है, ये कल करवा देता हूँ मैं, कौन सा, ये वाला 37 वाला, सिमिलर ट्रायंगल्स का है ये, नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगा, ठीक है ना। आज इतना ही कर लीजिए।